सो लास्ट टाइम की कुछ चीज़ें रिपीट करते हैं पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। सो algorithms again is a sequence of instructions to solve a problem। तो इसके लिए हमने algorithms जो स्टार्ट की थी लास्ट टाइम GCD प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमने दो algorithms लिखे थे, एक यूक्लिड्स algorithm था और सेकंड वन वाज consecutive integer checking algorithm। और उसके बाद हमने दोनों की नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि स्टेप काउंट भी किया था, ये नंबर ऑफ स्टेप्स किस में कम लग रहे हैं। तो इसको पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे। सो जीसीडी प्रॉब्लम में बेसिकली आप दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को लेते हैं और उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नंबर फाइंड करते हैं। सही है। सो अगर आपका दोनों नंबर्स प्राइम है तो प्राइम नंबर्स के केस में जीसीडी 1 आता है, अदरवाइज जीसीडी और कोई नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमने ये एग्जांपल की थी 60 एंड 24 दो नंबर्स थे, इनका जीसीडी हमने कैलकुलेट किया था। तो जीसीडी की वैल्यू 12 मिली थी। तो एल्गोरिथम पहले देख लेते हैं। यूक्लिड्स एल्गोरिथम में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। तो यूक्लिड एल्गोरिथम में आप दो नंबर्स इनपुट लेते हैं जीसीडी फाइंड करने के लिए। उन नंबर्स को आप नाम दे दें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैरामीटर इज नंबर m, सेकेंड वन इज पैरामीटर इज n। सही है। तो स्टार्ट कर दें। फिर पहले आपका अगर n 0 है तो आप m की वैल्यू डायरेक्टली रिटर्न कर दें, वो जीसीडी होगा। अदरवाइज प्रोसीड टू सेकेंड स्टेप। algorithm second step is divide m by n and assign the value of remainder to r, यानी कि आप रिमाइंडर फाइंड करें मॉड ऑपरेटर से। एंड थर्ड वन इज असाइन द वैल्यू ऑफ n to m एंड द वैल्यू ऑफ r to n। वैल्यूज को आप स्विच कर दें और आप इन स्टेप्स को रिपीट करें। सही है। तो इसका सूडो कोड देख लें। यूक्लिड्स एल्गोरिथम टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स m and n एंड रिजल्ट्स जीसीडी नंबर। तो इनपुट दो आर्ग्यूमेंट है और जो रिजल्ट है वो आउटपुट जीसीडी नंबर है। सो एल्गोरिथम while n is not equals to 0, अब ये स्टेप्स रिपीट करेंगे। रिमाइंडर फाइंड करेंगे m एंड n का। अगर m उसके बाद m को असाइन कर देंगे n की वैल्यू और n को असाइन कर देंगे r की वैल्यू। जब n 0 हो जाता है तो आप सिंपली ये जो जीसीडी नंबर होगा m में वो आप रिटर्न कर देंगे। एल्गोरिथम हॉल्टिंग, कोई भी एल्गोरिथम हॉल्ट होना चाहिए। तो इस हॉल्टिंग की प्रॉब्लम इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एल्गोरिथम आपने डिफाइन किया है इसमें हॉल्टिंग कैसे होगी। आप दो नंबर्स का मॉड निकालते हैं तो मॉड या रिमाइंडर जो मिलता है आपको तो वो हमेशा छोटा नंबर होता है। सही है। तो आप इन स्टेप्स को रिपीट करते हैं। एट लास्ट अगर आपके दोनों नंबर्स प्राइम है तो उस केस में आपको एट लास्ट रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है। तो 1 को अगेन आप वैल्यूज एक्सचेंज कर रहे हैं, m की वैल्यू n की ले रहे हैं और r की वैल्यू n को असाइन कर रहे हैं। तो अगर रिमाइंडर 1 हो गया तो 1 से अगर आप मॉड लेंगे किसी भी नंबर का तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है ये एल्गोरिथम ऑलवेज हॉल्ट करेगा। सही है। सो ये यहाँ पे थियरी में भी लिखा हुआ, दिस फॉलोज फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट सेकेंड इंटीजर ऑफ द पेयर गेट स्मॉलर विद ईच आइट्रेशन एंड मॉड का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता एंड इट कैन नेवर बिकम अ नेगेटिव नंबर। सो m mod n की वैल्यू हमेशा n से छोटी ही आएगी, स्मॉलर वैल्यू आएगी। हेंस द वैल्यू ऑफ द सेकंड इंटीजर इवेंचुअली बिकम 0 एंड द एल्गोरिथम हॉल्ट्स स्टॉप्स। तो एल्गोरिथम के लिए ये भी जरूरी है कि वो हॉल्ट होना चाहिए। सो इस एल्गोरिथम को क्विकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, दूसरे एल्गोरिथम देखेंगे। तो दिस वन
is public static returns GCD which is an integer value. तो आप रिटर्न टाइप रखेंगे इंटीजर वैल्यू, ठीक है। Euclid's algorithm, this is iterative method. इनपुट आप दो नंबर्स देंगे, इंटीजर n, इंटीजर n, दोनों वैल्यूज पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे अगर इफ n 0 होता है फॉर एग्जांपल, तो आप सिंपली क्या करें, GCD इज m, अदरवाइज आप while लूप में कंटिन्यूसली चेक करते रहेंगे while n इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये स्टेप्स रिपीट करेंगे, while, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, while n is not 0, तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर में पहले डिक्लेयर कर लेता हूँ। सो रिमाइंडर इक्वल्स m mod ऑफ n, ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा। उसके बाद m को आप n की वैल्यू दे देंगे, n को आप r की वैल्यू दे देंगे। सो एट लास्ट आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा ही। तो आप जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा उस वक्त जब m की वैल्यू जो भी होगी वो आपका GCD होगा। सो ये एल्गोरिथम हमने डिफाइन किया, इसको कॉल कर लें console डॉट राइट लाइन करके। सो वी हैव टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 6 and 12, 15 कर देते हैं। इनका हमें GCD फाइंड करना है। तो यूक्लिड्स यूक्लिड्स एल्गोरिथम आपको एक इंटीजर रिटर्न करेगा जो इन दोनों का GCD होगा। सो लेट्स सी, GCD इज 3, तो 3 6 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी डिवाइड करता है, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ। अगर मैं इसको 18 कर दूं तो अब इनका GCD है 6। अच्छा, अगर मुझे दो से ज़्यादा नंबर्स का GCD लेना हो, ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है दो नंबर है m and n, अगर इनसे ज़्यादा नंबर्स का GCD लेना हो तो वो मैं कैसे करूँगा? एनी आइडिया? अगर मेरे पास GCD लाजमी नहीं है कि सिर्फ दो नंबर्स का ही ले रहे हो आप, प्रॉब्लम में मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, तो इन दैट केस आप GCD कैसे फाइंड करेंगे? एग्जाम्पल में ये लिखता हूँ, इंटीजर GCD इक्वल्स, तो यहाँ तक मेरे पास यहाँ पे दो नंबर्स हैं, मैं दोनों का GCD फाइंड कर रहा हूँ। पर लेट्स सपोज आई हैव मोर देन टू नंबर्स, सो उस केस में आप GCD कैसे फाइंड करेंगे? आप क्या करेंगे उस केस में? इस एल्गोरिथम को मॉडिफाई करेंगे या और कोई तरीका है? फॉर एग्जांपल मैं ये GCD लेना चाह रहा हूँ 6 and 18 and 20, अब क्या होगा? यहाँ पे तो एरर आएगा क्योंकि ये इनपुट ही दो नंबर लेता है, लेकिन मुझे तीन नंबर के लेने, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ? कोई बता सकता है? आई होप कि आप लोग सुन रहे हैं, सो नहीं गए। एक रिप्लाई आया है, मॉडिफाई दी एल्गोरिथम, वहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे, मॉडिफाई दी एल्गोरिथम। अच्छा, और बाकी लोग
और क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं मॉडिफाई अल्गोरिथम मॉडिफाई करेंगे, तो मॉडिफाई कैसे करेंगे वो सजेशन दे दें। अगर हम अल्गोरिथम मॉडिफाई करेंगे तो वो कैसे करेंगे? अगेन प्रॉब्लम सेम है। मैंने शुरू में भी बताया था कि जब हम अल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हैं तो उस चीज़ में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आप एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स पे तो वो अल्गोरिथम सही चले, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स केस चेंज कर दें तो उस केस में हो सकता है वो फेल हो जाए। सिंपली पैरामीटर इंक्रीज करने से काम नहीं होगा। पैरामीटर में कितने इंक्रीज करूं, और अगर इंक्रीज करूं भी तो कोड को क्या चेंज करूं मैं? एक सजेशन आई है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट एल्गोरिथम। 50 ने जो लिखा है, अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो कंप्लीट एल्गोरिथम लिखें, सिर्फ एक दो स्टेप्स नहीं लिखें, कंप्लीट एल्गोरिथम डिस्क्राइब करें। कंप्लीट एल्गोरिथम क्या होगा? कैन एनीवन डिस्क्राइब कंप्लीट एल्गोरिथम? जैसे मैंने ये कंप्लीट कोड लिखा है, यूक्लिड्स आइटरेटिव एल्गोरिथम। तो आप अगर आपके पैरामीटर्स लेट सपोज 3 पैरामीटर्स हैं, तो कंप्लीट कोड क्या होगा? चलें, इसको मैं असाइनमेंट के तौर पे लिख देता हूँ। न्यू असाइनमेंट क्रिएट कर देते हैं। आपको ये काम करना है कि मैंने 2 नंबर्स के लिए लिखा है, आप मोर देन 2 नंबर्स के लिए कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर्स हैं, मैं इसी को असाइन चेंज कर लेता हूँ, 6, 18 एंड 20। These algorithm are GCD of 3 numbers। मैं इसको n भी कर सकता हूँ, n नंबर्स, तो फिलहाल मैं इसको 3 नंबर रख रहा हूँ। सो इंस्ट्रक्शंस, राइट और मॉडिफाई Euclid's algorithm to find GCD of 3 numbers। इसकी ड्यू डेट आज 24 है, कल 25। 25 रख देते हैं। साइन साइन टू वैसे ये मैंने इस क्लास में ही असाइन किया, तो असाइन हो गई होगी सबको। ठीक है, बैक टू मीटिंग। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स का लिखा है, लेकिन जीसीडी आप मल्टीपल नंबर्स का भी निकालते हैं, लाजमी नहीं है आप 2 नंबर्स का ही निकालें। तो वो काम आप कैसे करेंगे? सो इस असाइनमेंट को आप कल तक सबमिट कर दें, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कल। सो मूविंग ऑन। सो इस असाइनमेंट का ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है,
तो अगेन प्रॉब्लम सेम है, आपको GCD फाइंड करना है, लेकिन मैंने सिर्फ केस डिफरेंट कर दिया है। 2 नंबर के बजाय मैंने केस चेंज करके 3 नंबर फॉर एग्जांपल ले लेंगे। सही है। सो आप एल्गोरिथम जब डिज़ाइन करेंगे तो डिफरेंट केसेस पे ट्राई करें, सिर्फ एक सेट ऑफ इनपुट्स पे ट्राई ना करें, बल्कि मल्टीपल सेट्स ऑफ इनपुट पे ट्राई करें, सब पे सही चलना चाहिए। सही है। सो नेक्स्ट एल्गोरिथम टू फाइंड GCD इज अ कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल आप 2 नंबर्स का GCD फाइंड करना चाहते हैं, तो उस केस में आप करेंगे क्या कि आप दोनों नंबर्स को 2 नंबर्स इनपुट लेंगे, दोनों में से मिनिमम नंबर गेट करेंगे। तो जो मिनिमम या छोटा नंबर होगा उस नंबर को लेके आप बड़े नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, मॉड लेंगे। अगर मॉड 0 आता है तो वो GCD होगा। अगर मॉड 0 नहीं आता, फॉर एग्जांपल 24 मॉड 60 0 रिमाइंडर नहीं आता, तो GCD नहीं है इसका। तो आप क्या करेंगे, 23 -1 कर दें और 24 -1 कर देंगे। फिर 23 को भी आप इसी तरीके से दोनों नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब ये GCD है, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। और अगर नहीं करता तो आप इसको फर्दर डिक्रीमेंट करेंगे, फिर आप चेक करेंगे जब तक कि जो आपका नंबर दोनों को डिवाइड नहीं कर लेता। सही है। तो इन केस अगर आपके दोनों नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 7 एंड 5, तो मिनिमम 5 को लेंगे। 5 मॉड 7 0 नहीं आएगा, ठीक है। 5 मॉड सॉरी 7 मॉड 5 करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। फिर आप माइनस माइनस करके 7 मॉड 4 कर देंगे। सही है। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसके बाद डिक्रीमेंट करके अगेन मॉड करेंगे। माइक तो ऑफ कर दें। Hujja tara da piche bariya. Lan bare apo. हाँ चेयर खा पता नहीं कहीं यार। सही है। तो अगेन 7 मॉड 3 कर दिया, फिर भी आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, डिवाइड नहीं कर रहा एग्जैक्टली। तो आप 7 मॉड अगेन 3 को डिक्रीमेंट कर दें बाय 1 2, फिर भी नहीं होगा। फिर 7 मॉड कर दें आप 1। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि आपका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो इनका GCD होगा 1। तो ये एल्गोरिथम यही कहता है कि आप मिनिमम नंबर लें, दोनों को डिवाइड करके देख लें उस नंबर से। सही है। तो जहाँ पे दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर ले, दैट इज योर GCD। पहले मैं इसको एल्गोरिथम आपको दिखा दूँ। असाइन द वैल्यू ऑफ मिन टू अ टेम्पररी, देन डिवाइड m बाय t, द रिमाइंडर इज 0, गो टू स्टेप 3, अदरवाइज गो टू स्टेप 4। स्टेप 3 क्या कहता है, डिवाइड n बाई t इफ द रिमाइंडर ऑफ दिस डिवीजन इज 0, यानी कि दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। देन t आपका GCD है। अगर नहीं करता तो आप स्टेप 4 पे जाएं, डिक्रीज करें वैल्यू, अगेन स्टेप्स रिपीट करें। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग, इस एल्गोरिथम को अगर इम्प्लीमेंट करें, पब्लिक स्टैटिक एंड consecutive C capital integer checking GCD। सो दो नंबर्स हैं, इंटीजर m इंटीजर n। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आप असाइन एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंटीजर t इक्वल्स t को मिनिमम, दोनों से मिनिमम जो भी होगा ये उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है। तो मिनिमम की वैल्यू कैसे असाइन करेंगे,
if m is less than n, अगर m मिनिमम है तो आप m की वैल्यू असाइन कर दें, अदरवाइज एल्स n की वैल्यू असाइन कर दें। ठीक है, मिन वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप, आप मोड लेंगे, डिवाइड m बाई t इफ द रिमाइंडर इज 0। आप वाइल लूप में जाएं, वाइल ट्रू। ये स्टेप्स क्योंकि रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं वाइल लूप क्रिएट कर रहा हूँ। रिमाइंडर इक्वल्स if रिमाइंडर ऑफ, मैं इसको कंडीशन में कर देता हूँ, if remainder of this division is 0, if m mod t ये अगर 0 आता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 पे जाएंगे, दैट इज नंबर के साथ आप रिमाइंडर चेक करेंगे, n mod t। अगर ये भी 0 आता है तो मतलब ये जो टेम्पररी है दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो इस केस में रिटर्न द वैल्यू ऑफ t, दिस इज योर GCD। अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में क्या होता है, प्रोसीड टू स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ t। सही है। सो कंसेक्यूटिव इंटीजर चेकिंग, कंसेक्यूटिव इंटीजर चेक GCD इंप्लीमेंट करके देखते हैं। 6, 18 इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है नंबर 6। सही है। 24, 60 इसको चेक करें, योर GCD इज 12। तो ये समझ में आ रहा है। हमने इसी एल्गोरिथम को डायरेक्टली ट्रांसलेट किया है सी शार्प के कोड में, इन स्टेप्स को। और लूप हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि फोर्थ लास्ट स्टेप में आप जंप कर रहे हैं पिछले स्टेप की तरफ। तो जहाँ पे भी रिपीटेशन हो रही होगी इस तरह की एल्गोरिथम के अंदर, तो वहाँ पे आप लूप यूज़ करेंगे। सो डू यू गेट इट? अगर हैंड रेज किया है, क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। Anyone has any question? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर यहाँ आप थ्योरी पढ़ाएं या प्रोग्राम, सर दोनों समझ में नहीं आ रही। मैं प्रोग्राम इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको थ्योरी ज़्यादा समझ में आए। अब मैं सर सिर्फ थ्योरी ये में यार थ्योरी अब मैं दोनों सिर्फ सर ये साथ में थ्योरी नहीं समझ में आ बताऊंगा। रही। अच्छा, ये मुझे बाकी लोग बता दें कि ये अप्रोच बेहतर है कि हम इसको साथ में कोड भी करके देख रहे हैं, एल्गोरिथम को सही काम कर रहा है या नहीं। सर ठीक कर रहे हैं सर, मतलब थ्योरी से तो सिर्फ हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वही हमें पिछले सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में भी सर ने ऐसे ही थ्योरेटिकल पढ़ा दिया सारा, तो हमने प्रैक्टिकल तो नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जो जैसा आप कर रहे हैं कि हाँ, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं साथ साथ सर ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और माशाल्लाह समझ में भी मेरे आ रहा ख्याल से है। भी यही अप्रोच बेहतर है कि आप सिर्फ थ्योरी सर पढ़ेंगे तो थ्योरी एल्गोरिथम है, रट्टा लगाएंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अगर आप उनको कोड में करेंगे भी तो आपको वो एग्जीक्यूट होते हुए नजर आएगा। सर हाँ जी, बताएं। सर बात यह है कि मतलब आप थ्योरी भी कराएं और प्रोग्राम भी कराएं, मगर एक साथ में नहीं कराएं सर। सर प्रोग्राम जो कराएं
जो आप करवा रहे हैं दोनों साथ समझ में नहीं आ रहे सर। अब देखो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जो मुझे लग रहा है तुम्हारे कमेंट से, दैट इज कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग पहले से वीक है। इज इट करेक्ट? मुझे लग रहा है कि सर मैं तुम्हारी कोशिश तो कर प्रोग्रामिंग, रहा हूँ। हाँ कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ तो उस हिसाब से तो ये है कि तुम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करो। एंड काफ़ी लोग मुझसे एग्री कर रहे हैं इस अप्रोच से कि हम एल्गोरिथम का जो सूडो कोड देख रहे हैं, ठीक है, और उस सूडो कोड को साथ में ट्राई भी कर रहे हैं कि वो सही काम करता है या नहीं करता। सही है, तो दिस इज बेटर अप्रोच। मेरे ख्याल से भी बेहतर है कि हम सिर्फ सूडो कोड नहीं देखेंगे, यहाँ पे थियोरिटिकली लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल आप जो परफॉर्म करेंगे टास्क, तो उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अच्छा, सही है सर सही। प्रोग्रामिंग जिन लोगों की अभी स्ट्रांग नहीं है तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग, सी शार्प का हमारा कोर्स है, प्रोग्रामिंग है, तो उस पर आप प्रैक्टिस करें, बुक से एग्जांपल्स करें, प्रैक्टिस करें, या लेटेस्ट सी बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, उससे आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करें, लॉजिक्स इंप्रूव करें। तो अब इन कोर्सेज का नेचर इस तरह का है, एल्गोरिथम्स हैं या विजुअल प्रोग्रामिंग है, तो उसका नेचर ही इस तरह का है कि हम थियोरिटिकली सिर्फ नहीं लेके चल सकते, तो हमें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही होंगी। ये कोर्स, इस कोर्स में प्रैक्टिकल तो नहीं है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, फिर भी मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट्स इम्प्लीमेंट करने से, एग्जाम्पल्स करने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आती हैं। सही है, तो नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं, जो कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा। स्कूल में आप पढ़ते हैं जीसीडी नंबर्स, दो नंबर्स का जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं। तो दोनों नंबर्स के पहले आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, जो स्कूल का एल्गोरिथम है वो देख लें। दिस इज नॉट एन एग्जैक्टली एन एल्गोरिथम, दिस इज अ प्रोसीजर। एल्गोरिथम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में से यही है कि एल्गोरिथम्स के जो स्टेप्स हैं, एक तो वो सीक्वेंशियल होने चाहिए, अनएम्बिगियस होने चाहिए, और दूसरे वो बेसिक स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेप लिखा हुआ है, जो आप स्कूल में एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं कि प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो ये स्टेप 1 लिखा हुआ है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एम। तो दिस इज नॉट अ बेसिक स्टेप, प्राइम फैक्टर फाइंड करना इटसेल्फ एक एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम का स्टेप नहीं है, बल्कि स्टेप इटसेल्फ एक एल्गोरिथम है। इसी तरीके से फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, ये भी इटसेल्फ एक और एल्गोरिथम है। सही है, देन आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स इन टू प्राइम एक्सपेंशंस। तो इन दोनों प्राइम फैक्टर्स जो आपने दो नंबर्स के फाइंड किए, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें। सही है, एंड कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स। तो उनका प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टर्स को, वो आपका जीसीडी होगा। सही है, सो जीसीडी आप 60 एंड 24, 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालें, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, then 30 divided by 2 is 15, 15 divided by 3 is 5, 5 divided by 5 is 1। तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 24 आर 2 2 2 एंड 3। तो ये प्राइम फैक्टर्स बन गए। कॉमन प्राइम फैक्टर्स उठाए आपने, 2 2 कॉमन है, एक ये ले लिया, फिर अगेन 2 एंड 2 कॉमन फैक्टर्स हैं, आपने ये ले लिया, फिर 3 एंड 3 दोनों में कॉमन है तो आपने ये ले लिया, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया जीसीडी। ये समझ में आ रहा है, जो आपने स्कूल में मेथड पढ़ा होगा। दिस मेथड कैन नॉट बी एग्जैक्टली कॉल्ड एन एल्गोरिथम, बिकॉज ये स्टेप जो लिखा हुआ है, ये स्टेप
फाइंड प्राइम फैक्टर्स, ये बेसिक या सिंपल स्टेटमेंट नहीं है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें या मॉड निकालें, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये इटसेल्फ एक एल्गोरिथम है प्राइम फैक्टर फाइंड करना। सही है। एंड उसके बाद ये थर्ड स्टेप है, अब कॉमन फैक्टर्स दोनों प्राइम एक्सपेंशन में फाइंड करें। अब ये भी इटसेल्फ एक सिंपल स्टेप नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्टेप या इटसेल्फ एक एल्गोरिथम है। सिर्फ ये स्टेप जो है ये हम कह सकते हैं बेसिक स्टेप है, आप मल्टीप्लाई कर दें कॉमन फैक्टर्स को। सो दिस थिंग कैन नॉट बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम। सो लेकिन ये एक आप उसको प्रोसीजर कह सकते हैं, प्रोसीजर टू कंप्यूट जीसीडी। Apart from that, this procedure is also inefficient। ठीक है, और ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन स्टेप्स आर एम्बिगुअस, दे रिक्वायर लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो जब तक आपको वो नहीं मिलते आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। स्टेप 3 इज ऑल्सो नॉट क्लियर, इट इज़ एम्बिगुअस। तो जब आप एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं तो इस स्टेप्स के अंदर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। सही है, समझ रहे हैं। अब एल्गोरिथम्स के अंदर रन टाइम हम कैलकुलेट करेंगे इन एल्गोरिथम्स का, वो हम आगे देखेंगे। बल्कि लास्ट टाइम हमने एक सिंपल सा ट्राई भी किया था, जिसमें हमने नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट किए थे दोनों एल्गोरिथम्स के लिए। तो वो चीज़ आप अब पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स। अच्छा, आगे डिस्कशन करते हैं। जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास एल्गोरिथम्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ओनली वन एल्गोरिथम नहीं होता, मल्टीपल एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आप प्रॉब्लम को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें, उसमें कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर कर लें। सही है। उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैंड रिटन कुछ एग्जाम्पल लिखें, आप खुद से इसको सॉल्व करके देखें बिफोर राइटिंग एन एल्गोरिथम। सही है। तो उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चंस अराइज होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पूछ लें, प्रॉब्लम्स पहले कम्प्लीटली क्लियर कर लें बिफोर अटेम्प्टिंग एन एल्गोरिथम फॉर इट। सही है। तो उसके बाद जब आप प्रॉब्लम को समझ लें, उसके बाद आप हैंड रिटन एग्जाम्पल एक दो प्रॉब्लम केसेस की लेके उनको खुद से सॉल्व करके देखें। अगर सॉल्व हो जाता है तो जो स्टेप्स आपने यूज़ किए हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप आप नोट कर लें। सही है। उसके बाद एल्गोरिथम्स की जो इनपुट आउटपुट है वो चीज़ें नोट कर लें। इनपुट स्पेसिफिक होना चाहिए, आउटपुट भी स्पेसिफिक होना चाहिए। कौन से इनपुट्स वैलिड हैं, कौन से आउटपुट्स वैलिड हैं, कौन से इनवैलिड हैं, वो आप नोट कर लें। सही है। सो अगर आप इनपुट आउटपुट के केसेस को इनपुट के नंबर्स हैं उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी एल्गोरिथम कुछ इनपुट्स के लिए तो चल जाए लेकिन कुछ इनपुट के लिए ना चल सके। फॉर एग्जांपल ये हमने किया था कि यहाँ पे हमने एल्गोरिथम में 2 वैल्यूज़ ली थी। अगर 3 वैल्यूज़ का केस है तो उसके लिए इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उस केस में क्या होगा। तो ये सारी वेरिएशंस जो है इनपुट की, ये आपको जब एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ेंगी। अच्छा, एल्गोरिथम सॉल्विंग प्रोसेस, इसका डायग्राम है। सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम होगा जिसका आप सॉल्यूशन करने जा रहे होंगे, तो प्रॉब्लम को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें एंड देन डिसाइड ऑन कंप्यूटेशनल मीन्स, यानी कि आप मशीन को भी कंसीडर करें कि आप किस मशीन पे इसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, उसकी कंप्यूटेशनल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। उसके बाद आप प्रॉब्लम की एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालेंगे।
फॉर एग्जांपल आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं किसी शेप का, तो एरिया में यूजुअली हम पाई यूज़ करते हैं, तो पाई की वैल्यू 3.14 के बाद इन्फिनिटली चलती जाती है। तो उस केस में आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, आपको अप्रोक्सीमेशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें कि कुछ प्रॉब्लम्स आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन या तो निकाल नहीं सकते, अगर निकालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सही है, कंप्यूटेशंस बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो उस केस में आप एग्जैक्ट के बजाय अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद आप एल्गोरिथम डिज़ाइन बनाते हैं, प्रूव करते हैं करेक्टनेस कि वो सही चलेगा, हॉल्ट होगा या नहीं होगा। उसके बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में वर्स्ट केस में वो चलेगा। अगर कॉम्प्लेक्सिटी उसकी सही होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो आप उसको फाइनली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखें ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। अगर आपका एल्गोरिथम करेक्ट नहीं है तो आप वापस चले जाएं, रीडिज़ाइन करें, रिकंसीडर करें आपकी अप्रोच। और अगर आपका एल्गोरिथम एनालिसिस के बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो रही है, उस केस में भी आप वापस जाके रीडिज़ाइन कर सकते हैं। सो कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटेशनल डिवाइस, इसका मतलब क्या है, आप जिस मशीन पे या जिस आर्किटेक्चर पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या होगा। तो वो आर्किटेक्चर पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए जो एल्गोरिथम बनाएंगे वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम जो एल्गोरिथम कंसीडर कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर वो सारे सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स हैं, यानी कि वन स्टेप एट अ टाइम। पैरेलल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, एल्गोरिथम के मल्टीपल स्टेप्स सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसर्स पे, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम इस पे कोर्स में बेसिक एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। द सेंट्रल अजम्पशन इज कि हमारे जो एल्गोरिथम्स हैं वो डेस्टाइन्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन कंप्यूटर्स रिजेंबलिंग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली वन आफ्टर अनदर एंड वन ऑपरेशन एट अ टाइम। तो इस आर्किटेक्चर के लिए जो एल्गोरिथम्स बनते हैं उनको हम कहते हैं सीक्वेंशियल एल्गोरिथम्स। तो हमारी ये अजम्पशन होगी कि हमारे एल्गोरिथम सारे सीक्वेंशियल होंगे। ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद चूजिंग बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने पहले बताया था, कुछ प्रॉब्लम्स के लिए आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, या निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे। उस केस में आप अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, एल्गोरिथम डिज़ाइन करते वक्त आप डिसाइड करेंगे कि आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए या अप्रोक्सीमेट। एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स, कुछ डिज़ाइन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। तो कुछ डिज़ाइन टेक्निक्स कुछ प्रॉब्लम्स पे अप्लीकेबल होती हैं। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिनमें आप कुछ एल्गोरिथम जो डिज़ाइन टेक्निक्स पढ़ी हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेबल होंगी। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप पुरानी टेक्निक्स अप्लाई कर दें। बट अगर कुछ नए प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें ये जनरल टेक्निक्स अप्लाई नहीं हो सकती, तो उस केस में आप अपने एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। तो लास्ट थिंग, आप डिज़ाइन करेंगे एल्गोरिथम। सही है, तो एल्गोरिथम डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो इस केस में हम वो टेक्निक्स पढ़ेंगे, डिज़ाइन टेक्निक्स, वो हम आगे देखेंगे। तो डिज़ाइन टेक्निक्स आपने पहले भी कुछ पढ़ी हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी डिज़ाइन टेक्निक्स आप पहले पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल सी के अंदर अगर बात करें, तो अगर आपको एक लिस्ट बनानी है डायनामिक, जो कि रन टाइम पे एक्सपेंड भी हो सके, श्रिंक भी हो सके, यानी कि मेंबर्स आप बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें, तो उसके लिए एक कॉमन जो एल्गोरिथम सॉल्यूशन आता है दैट इज़ कॉल्ड लिंक लिस्ट। सही है, और इसी से सिमिलर
एक स्टैक भी आता है। अगर आपको सॉल्व प्रॉब्लम ये है कि आपको लोकल वेरिएबल्स बनाने हैं, उनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने हैं, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन आता है दैट एल्गोरिथम इज कॉल्ड स्टैक, वो भी आपने पढ़ा होगा। सो दीज आर सम कॉमन प्रॉब्लम इन देयर सॉल्यूशंस, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्स में आप काफ़ी एल्गोरिथम डिज़ाइन पढ़ भी चुके हैं, और इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स हम देखेंगे भी। उसके अलावा सॉर्टिंग प्रॉब्लम है, जिसमें आपको डेटा सॉर्ट करना पड़ता है। उसके लिए भी आपने कई सॉल्यूशंस या एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, डिज़ाइन टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, सही है। सो मेथड्स ऑफ स्पेसिफाइंग एल्गोरिथम, इसमें क्या होता है कि नेचुरल लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप एल्गोरिथम के स्टेप्स डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एम्बिगुइटी रहती है। स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन काफ़ी मतलब क्लियर नहीं होती। इंग्लिश में एक वर्ड की दो मीनिंग्स हो सकती हैं, सही है। तो उस केस में आप क्या करते हैं, एल्गोरिथम्स को जो आप डिज़ाइन किया है अपने एल्गोरिथम, उनको सीडो कोड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सीडो कोड क्या करता है, एक तो एम्बिगुइटी रिमूव करता है और क्लियरली डिस्क्राइब करता है। तो सीडो कोड रिप्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप वही रिप्रेजेंटेशन यूज़ करेंगे। सीडो कोड के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें आपको सीक्वेंस रिप्रेजेंट करनी होती है, उसके बाद आपको रिपीटेशन रिप्रेजेंट करने होते हैं, और उसके बाद सिलेक्शन यानी कि कंडीशंस रिप्रेजेंट करनी होती है, सही है। तो अब आपने एल्गोरिथम का सूडो कोड कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप इज़ आप एल्गोरिथम की करेक्टनेस फाइंड करेंगे। तो करेक्टनेस में क्या होता है कि आपका एल्गोरिथम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हॉल्ट होगा, और उसके बाद करेक्ट आउटपुट देगा। तो इसके लिए आप थियोरेटिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। एल्गोरिथम्स को करेक्टनेस प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल प्रूविंग टेक्निक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करके डिफरेंट इनपुट वैल्यूज़ पे आप उसको एग्जीक्यूट करके उसका करेक्टनेस भी शो कर सकते हैं कि वो डिफरेंट बाउंड्री वैल्यूज़ पे सही रिजल्ट देता है और हॉल्ट भी होता है। फाइनली हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं कि उसकी एफिशिएंसी क्या है। अब एल्गोरिथम करेक्ट आउटपुट भी दे रहा है। फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं, उसमें हमारे पास स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, वो भी करेक्ट आउटपुट देंगे। और इससे कंपेयर करें आप क्विक सॉर्ट को, वो भी करेक्ट आउटपुट देगा, लेकिन एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है, क्विक सॉर्ट की, वो जल्दी सॉर्ट कर देगा, सही है। तो इसको कहते हैं हम एल्गोरिथम एनालिसिस। तो हम एल्गोरिथम की रन टाइम की एनालिसिस करते हैं, और मेमोरी कंजम्पशन की एनालिसिस भी कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो ये एल्गोरिथम, ये कोर्स दो पार्ट में है, एक तो डिज़ाइन है और दूसरा एनालिसिस है एल्गोरिथम्स का, सही है। तो इसको हम फिर कंटिन्यू करेंगे कल। यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। क्वेश्चन है? क्वेश्चन है यहाँ पे? ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम से। एंड लास्ट स्टेप कोडिंग। फाइनली आप एल्गोरिथम को कोडिंग के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अब नहीं है, लेक्चर एंड करते हैं।